मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने YouTube चैनल स्टडी चैनल बाय डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ। लास्ट क्लास में मैं आपको पढ़ा रही थी ओपीसी, बहुत सारे डिफरेंस, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, क्या किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको क्लासेस दे दी है। आज की क्लास में आपको बताने वाली हूँ इसको क्या क्या प्रिविलेजेस मिली है, कौन से एग्जामिशंस इसे मिले हुए हैं और किन रेस्ट्रिक्शंस को इसे फॉलो करना ही होता है। सबसे पहले इन तीनों का मतलब समझ लो, क्योंकि कई बार बच्चों को टाइटल ही नहीं समझ में आता तो अंदर की बात कैसे समझ में आएगी। हिंदी में प्रिविलेज को बोलते हैं विशेष अधिकार, विशेषाधिकार कहा जाता है। कौन कौन से विशेष अधिकार वन पर्सन कंपनी यानी एकल व्यक्ति कंपनी को दिए गए हैं एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट के तहत। एग्जामिशन का मतलब होता है कौन कौन सी छूटें दी गई हैं। विशेष अधिकार अलग चीज होता है, छूट अलग चीज होती है। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कौन कौन से बंधन इस पर डाले गए हैं, प्रतिबंध क्या है, राइट। तो इसका मतलब कौन से विशेष अधिकार, कौन सी छूटें और कौन से बंधन इसके ऊपर डाले गए हैं, इन तीनों टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बुक्स में ये मैटर नहीं मिलता है और एग्जाम्स में ये बहुत वर्दी क्वेश्चंस बन के आता है। तो आज की क्लास में शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रिविलेज से। ओपीसी की प्रिविलेजेस क्या क्या है, विशेष अधिकार क्या क्या है। इट डू नॉट हैव टू होल्ड एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने की इसे कोई भी जरूरत नहीं है। अब बात को समझना, ऑर्डिनरी जो कंपनीज होती हैं जिनको एमपीसीज कहते हैं, मल्टी पर्सन कंपनी कहते हैं, उनको हर साल एक एजीएम बुलानी ही होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन इस बात से, इस प्रोविजन से इनको थोड़ी सी छूट या कहना चाहिए विशेष अधिकार दिया गया है। नो नीड टू कॉल एजीएम इन अ एनुअल बेसिस, राइट। एजीएम नहीं बुलानी, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एजीएम को एनुअल बेसिस पर बुलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट इंक्लूड सीएफएस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीएफएस का मतलब होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट भी होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी होता है। ओपीसी के केस में कहा गया है जब भी उसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की उसे जरूरत नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफएस को इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बात की उसे विशेष अधिकार दिया गया है। CS यानी कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू साइन एनुअल रिटर्न्स, डायरेक्टर्स कैन आल्सो टू डू सो। ये कहते हैं कि जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उसे एनुअल रिटर्न्स को साइन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी कंपनीज में, जिसको हम एमपीसीज कह रहे हैं, वहां पे एनुअल रिटर्न के जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं उसके ऊपर कंपनी सेक्रेटरी को साइन करना मैंडेटरी होता है। लेकिन ओपीसी के केस में इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास सीएस हो ही, और अगर सीएस नहीं है तो भी, और अगर है तब भी कोई एक डायरेक्टर भी ये काम कर सकता है। तो ये एक विशेष अधिकार है उसके पास। प्रोविजंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डू नॉट अप्लाई। कई बार एमपीसीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना प्रोविजन में होता है, लेकिन ये प्रोविजन यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। इस बात का उसे प्रिविलेज है कि स्वतंत्र जो संचालक होते हैं उनका होना यहाँ पे जरूरी नहीं है। सेवरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू मीटिंग एंड कोरम डू नॉट अप्लाई। ये एक विशेष अधिकार है, यही चीज उसके एग्जामिशंस में भी आ जाती है कि मीटिंग से रिलेटेड और कोरम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो इस पर अप्लाई ही नहीं होते हैं। आगे, कैन पे मोर रेम्युनरेशन टू डायरेक्टर्स एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। और कंपनीज में क्या होता है, डायरेक्टर्स को जो रेम्युनरेशन दिया जाता है उसका एक फिक्स प्रोविजन है, लेकिन ओपीसी के केस में डायरेक्टर को क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा इसके बारे में कोई ऐसा सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो कितना भी रेम्युनरेशन दिया जा सकता है, ज्यादा भी हो सकता है ऑर्डिनरी कंपनी के डायरेक्टर के रेम्युनरेशन से। आगे की बात करते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट अप्लाई। ऑडिटर कौन होता है, हर वो व्यक्ति, ये अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है और आउटसाइडर व्यक्ति होता है जो रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस के सही या गलत होने की जानकारी देखता है। वो ये रिकॉर्ड चेक करता है कि वेदर द ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड राइटली और नॉट। तो ऑडिटर जो होता है, वैसे तो और कंपनीज में ऑडिटर का रोटेशन होता है, यानी हर साल ऑडिटर चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ कहता है ऑडिटर का रोटेशन जो है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ट्रांजैक्शन या बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा काम धंधा नहीं होता है। सेक्शन 139 एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड। आगे कहते हैं डज नॉट रिक्वायर टू फाइल ऑडिट रिपोर्ट और इंटरनल
फाइनेंशियल कंट्रोल्स, जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स है उनके संबंध में ऑडिट नहीं करवाने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं कि उसकी कोई फाइल पेश की जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं तो ओपीसी में ये प्रिविलेजेस है कि ना ही तो ऑडिटर का रोटेशन होता है, ना ही ऑडिटर की रिपोर्ट जाती है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है, ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं जाती, इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सटर्नल मैटर्स में भी नहीं जाती, ओनली इट इज अप्लाई फॉर द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, वहां पर ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं जाती। जबकि ऑर्डिनरी कंपनीज में इंटरनल कंट्रोल्स पर भी ऑडिटर की रिपोर्ट जाती है। होपफुली आपको ये पहला पार्ट जो है हमारी क्लास का वो समझ में आ गया है, जिसे हमने विशेष अधिकार की बात करी थी। अब जरा हम आते हैं एग्जाम्पशंस पर, कौन सी छूटें दी गई हैं। देखो मैंने यहाँ पे सेक्शंस लिख दिए हैं। सेक्शन 96 से लेकर के 111 तक के सेक्शन है, एक्सेप्ट 97 एंड 99। जरा ध्यान देगा कि 96 ये सारे जो सेक्शंस हैं वो 2013 कंपनी एक्ट के हैं। होल्डिंग एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने के संबंध में सेक्शन 96 ये कहता है, उसे एक छूट है कि एजीएम वो ना भी होल्ड करे हर साल। 98 के हिसाब से पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल मीटिंग, वैसे ऑर्डिनरी मीटिंग कंपनीज में क्या होता है, मीटिंग को कॉल करने की ट्रिब्यूनल के पास में ताकत होती है, शक्ति होती है, पावर होती है। यहाँ ट्रिब्यूनल का मतलब एनसीएलटी से है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है, ठीक है। तो कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो कंपनी में मीटिंग्स को कॉल कर सकता है, लेकिन ओपीसी के केस में उसे छूट दी गई है। 100 सेक्शन कहता है कॉलिंग ऑफ ईजीएम, एजीएम में ही प्रिविलेजेस दी गई है। तो ईजीएम यानी जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, उससे भी उसको यहाँ पे छूट दे दी गई है। 101 सेक्शन कहता है नोटिस ऑफ मीटिंग, जैसा कि मीटिंग में ही बहुत सारी छूटें दी गई हैं, कौन सी मीटिंग बुलानी है, कौन सी नहीं बुलानी है, तो मीटिंग के बुलाने के संदर्भ में भी जो नोटिस दिया जाता है उससे भी उसको छूट दी गई है। यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने की है कि ये जो नोटिस की बात हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ क्योंकि ओपीसी में व्यक्ति एक ही होता है, अब एक व्यक्ति किसको तो बुलाएगा और कौन तो बुलाएगा, बुलाने वाला भी वही है, बुलवाने वाला भी वही है। तो इसलिए ये सारी वो चीजें हैं जहाँ पे बहुत सारा बड़ा परिवार होता है, बड़े लोग होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में लोग होते हैं, वहां ये सारे प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। पर क्योंकि ओपीसी के केस में तो पर्सन ही एक ही है, तो इस पर किसको तो बुलाना है और कौन तो बुलाएगा, इसलिए ये सारे प्रिविलेज याद करने में भी आसानी होगी और एग्जाम्पशंस को याद करना आसान हो जाएगा अगर आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो भी प्रोविजन एक पर्सन से ज्यादा से रिलेटेड है वो सब यहाँ पे एग्जम्प्टेड है। बिल्कुल ऐसे 102 में कहते हैं स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड टू नोटिस, नोटिस के साथ में जो स्टेटमेंट लगाया जाता है जिसको हम एजेंडा कहते हैं, उससे भी उसको भी उसके साथ अटैच करने से उसको छूट दी गई है। क्योंकि मैंने ही मुझी को बुलाना है तो मैं क्या तो नोटिस निकालूं और क्या तो एजेंडा बनाऊं, इसका क्या तो कोरम बनाऊं। कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू वैलिडेट द मीटिंग, तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती। तो सेक्शन 103 वो भी है, कहता है कोरम से छूट दी गई है। जनरली 1/3 मेंबर ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी देयर इफ द मीटिंग इज होल्ड। तो यहाँ पे ये बात कहते हैं कि क्योंकि मेंबर ही एक है तो एक मेंबर का 1/3 पर्सन तो कोई होगा नहीं ना, तो यहाँ ये कहता है कोरम से भी उसको छूट दी गई है। 104 सेक्शन ही कहता है चेयरमैन के उससे भी छूट दी गई है। मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा, मैं हर बार आपको ये बात कह रही हूँ, ये चीज दिमाग में रखो, व्यक्ति एक है, लेने वाला भी वही, देने वाला भी वही, पर्सन भी वही, चेयरपर्सन भी वही, तो इसलिए इन सब चीजों में उसे छूट दी गई है। तो चेयरपर्सन से छूट हो गई। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है मैं ना आकर के मेरे प्रतिनियुक्ति प्रतिपुरुष को अगर मैं भेज दूं, प्रतिपुरुष कहते हैं हिंदी में प्रॉक्सी को, तो यहाँ पर मैं नहीं आऊंगा और मेरे जगह पे मैं किसी और को भेजूंगा, ऐसा कैसे होगा, मैं ही तो अकेला व्यक्ति हूं, तो मेरी जगह मैं किसके पास किसको भेजूंगा, इसलिए प्रॉक्सी से भी एग्जम्पशन है। रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स के भी ऊपर प्रतिबंध है कि जो रेस्ट्रिक्शन वोटिंग राइट्स पे लगे हुए थे वहां पर इसको छूट दी गई है। अकेला व्यक्ति को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सब कुछ चीजों में छूट है। वोटिंग बाय शोइंग हैंड्स, एक व्यक्ति अपने हाथ दिखा करके भी अपने वोट्स को दिया जा सकता है, काउंट करवा सकता है, इससे भी इसको छूट दी गई क्योंकि एक व्यक्ति है उसे खुद को अपना शो करना ही पड़ेगा। वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसे छूट दी गई है कि आप अपने बिजली के साधनों से जैसे मेल से, फैक्स से, ये सारी चीजें जो होती हैं उनसे वो अपना वोट डाल सकता है, तो इससे उसको छूट दी गई है। एक ही व्यक्ति है, उसने खुद नहीं आना है, मेल करेगा तो किसको करेगा, करने वाला भी वही, करवाने वाला भी वही। डिमांड फॉर पोल, पोल की डिमांड करने से भी इसको छूट दी गई है। अब पोल तो हम जब करते हैं ना, जो पब्लिक ओपिनियन लेना होता है, तो यहाँ तो पब्लिक है ही नहीं। पोस्टल बैलेट्स, जो डाक वाला जो चुनाव पत्र होता है उसको कहते हैं पोस्टल बैलेट, उससे भी इसको छूट दी गई है क्योंकि व्यक्ति एक है, किसको देगा वो।
आगे सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, जो मेंबर का रेजोल्यूशन होता है उसको भी सब लोगों में बांटने से उसको छूट दी गई है। अब सब लोग है ही नहीं, एक ही व्यक्ति है तो क्या बांटेगा, कितना बांटेगा। तो 96 सेक्शन से लेकर के 111 तक के सारे प्रोविजन मैंने आपको बताया जो इसकी छूट से रिलेटेड है। अब जरा बात करते हैं रेस्ट्रिक्शंस की। कौन कौन से इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है, बंधन है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी जो सेक्शन 8 के तहत अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो वो कभी भी ओपीसी नहीं हो सकती। यानी बात समझ लो, सेक्शन 8 में कौन सी आती है, जो चैरिटेबल कंपनीज होती है, धर्मादे खाते की जो होती हैं, धार्मिक उद्देश्य को दिमाग में रख करके जो कंपनीज बनाई जाती है वो सेक्शन 8 में इनकॉर्पोरेट होती हैं। तो ऐसी कंपनीज जो अंडर सेक्शन 8 इनकॉर्पोरेटेड हुई हो वो कभी भी ओपीसी नहीं बन सकती। ये ओपीसी पे प्रतिबंध है कि सेक्शन 8 की कंपनी कभी भी ओपीसी नहीं हो सकती। कन्वर्ट, अगर इसकी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं तो कोई भी ओपीसी कंपनी, हालांकि हमने ये पढ़ा है कि कन्वर्जन पॉसिबल है, लेकिन उसके इनकॉर्पोरेशन के 2 साल एक्सपायर होने से पहले कोई भी ओपीसी नहीं कन्वर्ट हो सकती अनटिल अनलेस की 2 रेस्ट्रिक्शन से वो क्रॉस ना कर जाए। यानी उसका जो टर्नओवर है और जो उसका कैपिटल है, कैपिटल 50 लाख होता है, टर्नओवर 2 करोड़ होता है। अगर इससे ऊपर चला जाता है तो उसका कन्वर्जन निश्चित है और जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो उसके इनकॉर्पोरेशन से 2 साल पहले कभी भी वो कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये उसके ऊपर एक प्रतिबंध है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज या सिक्योरिटीज में वो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती। ये भी ओपीसी के लिए रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो कभी भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में या सिक्योरिटीज में अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगी। ये सारे प्रतिबंध 2013 के हिसाब से बताए गए हैं। तो इस पूरी क्लास में मैंने आपको प्रिविलेज भी बता दी, एग्जामिशंस भी बता दी और रिस्ट्रिक्शंस भी बता दिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वर्दी मैटर है, इसलिए आपको इसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। और अगर सेक्शन याद रह जाए, ऑर्डर से याद करोगे तो बहुत आसान है याद करना, अगर रह जाए तो जरूर मेंशन करके आना, बहुत क्लियर मेंशन करके आना, ताकि कि आपके लिखने के बाद वो दिखने भी चाहिए। केवल लिखना सफिशिएंट नहीं होता, दिखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो देयर मस्ट बी अ क्लियर प्रेजेंटेशन इन योर कॉपीज, राइट। आज की क्लास के लिए इतना ही। होपफुली आपको मेरी क्लास समझ में भी आई है, पसंद भी आई है और आपको एग्जाम में इस सारा मटेरियल बहुत सपोर्ट देने वाला है। इस चीज की मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपने अच्छी से तैयारी की तो नो डाउट आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। Thanks and best wishes for your exams. Thank you and keep watching my videos regularly.